मेरा नाम सनोबर है। हम दो बहनें हैं। अतिया का रंग सफ़ेद है और वो अपनी सफ़ेद रंगत पर बहुत इतराती है, जबकि मेरा रंग सांवला है। शुरू से ही लोग मुझे मेरी रंगत की वजह से पसंद नहीं करते। जवान हुई तो मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। हफ्ते में ज़रूर एक बार मुझे रिश्ते वाले देखने आते। मेरा रंग दूसरी लड़कियों की तरह गोरा नहीं था, इसलिए रिश्ते वाले बातें बनाकर चले जाते। मैंने अम्मी के कहने पर कई क्रीमें भी लगा कर देख ली, मगर कुदरती सांवले रंग में क्या ही फ़र्क आता। मेरी बहन अतिया मुझसे छोटी थी, लेकिन रंग गोरा होने की वजह से जो भी रिश्ता आता फ़ौरन इसे देखकर इसे पसंद कर जाता। और मुझे तो देखते ही लड़के वालों की शक्लें उतर जाती। मेरी माँ का रंग गोरा था और अतिया का रंग भी माँ पर ही गया था, और मेरी रंगत मेरे अब्बा की तरह सांवली थी। मुझे यकीन है कि अब्बा की सांवली रंगत पर कहाँ एतराज़ उठाया गया होगा। बस यही देखा गया होगा कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, अच्छी तनख्वाह है, खाते पीते घर का, और सबसे बड़ी बात अम्मा माँ बाप का अखलौता है, तो बस हाँ कर दी गई होगी। लेकिन ये सारी टेंशन्स लड़कियों के हिस्से में आती हैं। रंग सांवला है, कद छोटा है, नाक मोटी है, चेहरे पे पिंपल्स हैं, खाना बनाना नहीं आता, कितना पढ़ा लिखी है, कोई सलीका भी है या नहीं, चलती कैसे है, उठती कैसे है, बैठती कैसे है। हर बार देखने वाले ठुकरा कर चले जाते। मैं भी तंग आ चुकी थी, लेकिन मैंने शुक्र किया जब खाला ने अपने बेटे की शादी तय की और हमें भी शादी पे हफ्ता भर पहले ही दावत दे डाली। मैं खुश थी कि घर वालों का ध्यान मुझसे हट चुका है और अब सब शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे। मेरी खाला पेशावर में रहती थी। शादी पे हम हफ्ता भर पहले ही चले गए थे। मेरी सब कज़न्स की ही रंगत मेरी बहन अतिया की तरह गोरी थी। वो लोग तो हर जगह पेश पेश होती, और मैं स्याह बख्त अपनी सांवली रंगत की वजह से इन लोगों की महफिलों में उठना बैठना कम कर चुकी थी। मैं पूरा दिन मासी के साथ घर के कामों के साथ मेहमानों की इमदारत और दूसरे इंतज़ाम को देखने लगी। वहीं मेरी अम्मी की चचाजाद मनज़ा आंटी मुझसे बहुत मुतासर हुई और अम्मी से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया। अम्मी ने भी वहीं अब्बा से बात करके हामी भर ली और इन्हें अपने घर आने की दावत भी दे डाली। शादी पर मनज़ा आंटी का बेटा अपने किसी ज़रूरी बिजनेस मीटिंग की वजह से नहीं आ पाया था, और फिर यूं हुआ कि जैसे ही हम शादी ख़त्म होते ही घर वापस आए, तो 2 दिन बाद ही मनज़ा खाला बाकायदा रिश्ता लेकर हमारे घर पहुंच गई। और अम्मी ने इनसे कहा कि वो अपने बेटे से पूछ लें, क्योंकि आजकल के बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मुझे अंगूठी पहना दी कि इनका बेटा इस रिश्ते के लिए रजामंद है, और मैं भी खुश हो गई थी और मन ही मन में सपने बुनने लगी। खाला ने मुझे अंगूठी पहनाकर रिश्ता पक्का कर दिया। 1 साल बाद शादी करके मैं अपनी बेटी को रुखसत करके ले जाऊंगी। मनज़्ज़ा खाला ने मेरी पेशानी पर भरोसा देकर मेरी मुट्ठी में कुछ रकम रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो अगले रोज़ रुखसत हो गई और अब मेरे घर वाले खासे मुतमिन नजर आने लगे और अभी से शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। इस बात को चंद माह गुजरे थे कि मनज़्ज़ा खाला का फ़ोन किया था, जो वो अक्सर खैर खरीद ड्राफ्ट करने के लिए करती रहती थी। बाई चांस मैं लाउंज में से गुजर रही थी, जहाँ लैंडलाइन साइड पर था। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ मनज़्ज़ा खाला की आवाज़ सुनकर मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अम्मी की तरह। अम्मी इस रोज़ भी बाज़ार शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। मैंने खाला के पूछने पर इन्हें बताया कि अम्मी तो घर पर नहीं है। अच्छा बेटा सुनो, आज आमर तुम लोगों की तरफ आ रहा है। एक्चुअली आमर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, और इसी सिलसिले में इसे वहाँ कुछ लोगों से मिलना है और अपने ऑफिस के लिए जगह भी देखनी है, और सारे काम वो अपनी निगरानी में करवाना चाहता है, तो शायद इसे वहाँ कुछ दिन लग जाएं। वो तो चाहता था कि होटल में कमरा ले ले, लेकिन मैंने इसे कहा कि तुम अदिला बहन के यहाँ ठहरोगे, और अब तो शायद वो पहुँचने वाला होगा। आंटी ने इस बात पर मेरी धड़कनें अभी से बेतरतीब होने लगी थी। वो तो ये बात बताते ही फ़ोन रख चुकी थी और मैं अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई। मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। अतिया और अम्मी बाजार थी तो अब्बा भी घर पर नहीं थे। मैं घर पे अकेली ही थी जब बाहर से बादलों की गरज चमक और तेज़ बारिश की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। दिसंबर की पहली बारिश थी और ठंडी हवाओं के झोंके अंदर दाखिल होने लगे। खिड़कियों के पट तेज़ हवा की वजह से बजने लगे और पर्दे हवा के दोष पे लहरा रहे थे। और मेरा दिल तो जैसे आमर की आमद का सुनकर अजीब तरह से धड़क रहा था। बचपन में तो इसे देखा था, लेकिन अब कैसा होगा ये नहीं पता था, और अब रिश्ता तय होने के बाद इसे देखने की ख्वाहिश दिल में भी जाग उठी थी। मैं यही सोच रही थी जब डोर बेल की आवाज़ पर धड़कनों की रफ्तार कहीं बढ़ गई। तेज़ होती बारिश की वजह से मैं लाउंज से छाता लिए बाहर निकल आई। हर उठते कदम के साथ साथ धड़कनों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ थी। आखिर में सहना बूर करके गेट के पास खड़ी थी, और जैसे ही दरवाज़ा खोला, गेट की दूसरी जानब गबरू जवान, अच्छे कदकाठ और कसरती वजूद का हामल मर्द खड़ा था।
वो बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। इसकी सफ़ेद रंग की शर्ट अब इसके बदन से चिपकी हुई थी और बाल बारिश की वजह से गीले होकर बिखरे पड़े थे जिनसे पानी टपक रहा था। मैं इसे देखकर मबहूत सी देखती रह गई कि वो तीखे निकुश वाला मर्द मेरे ख्वाबों और ख्यालों से कहीं खूबसूरत था। क्या आज यहीं खड़े रहने का इरादा है? इसकी पेशानी पर सलवटें उभरी और इसने मेरे दरवाजे के बीचों बीच खड़े होने पर एतराज़ उठाया कि मैं पीछे हटूं और इसे अंदर भी आने दूंगी या नहीं। सॉरी, मैं वो खजल सी हुई साइड पर हुई, लेकिन टूटे फूटे लफ्ज़ों को तरतीब देकर कोई जुमला अदा न कर पाई थी। वो शख्स पूरी तरह मेरे होश सलब कर चुका था। इसने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा तो मैंने आगे बढ़कर इसे भी अपने छाते के नीचे लेना चाहा, लेकिन हवा का एक ज़बरदस्त झोंका आया और होश गंवाई तानिया के हाथ से छतरी ले उड़ा। छतरी मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। मैं भी बारिश में भीगने लगी थी और इस बात का एहसास जैसे ही मुझे हुआ तो खजलत ज़दा सी अपने छाते के पीछे लपकी और बारिश की पानी की वजह से मेरा जूता फर्श पर फिसला और मैं गिरने को थी जब इसने मुझे अपनी बाहों के हसार में लेकर गिरने से बचा लिया था। अब तो मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुकी थी कि इस शख्स का इस कदर करीब होना और मुझ पर झुके गौर से मुझे देखना, इस पर पड़ती बारिश का पानी अब इसके चेहरे को मिस करते हुए मेरे ऊपर गिर रहा था। मैं तो इसमें गुम थी ही, वो भी पल भर में को मुझ में गुम हो गया था। जब खुले गेट से एक मर्द अंदर दाखिल हुआ, इसके ने हाथ में छाता पकड़ा हुआ था। सूटट बूटट वो शख्स परकशिश शख्सियत का मालिक था। पाल में ही आमर की बाहों से खुद को आज़ाद करवाती सीधी खड़ी हो गई। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि असल में वो आमर नहीं था जिसे मैं आमर समझ रही थी। मैं आमर हूँ। अम्मी ने शायद आपको कॉल की होगी, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। अब जब आने वाले ने अपना तारफ़ करवाने के साथ ही हमें अजीब नज़रों से देखा तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो धड़कनें जो कुछ वक्त पहले आमर को देखने के लिए मुस्तरिब थी, अब तो जैसे रुकने लगी थी। अल्फाज कहीं गुम हो गए थे। मैं टुकर टुकर इसे देख रही थी कि अगर वो आमर है तो फिर वो कौन था जिसे मैं आमर समझ बैठी थी। मुझे नहीं पता था। मैं तो कुछ कहने सुनने बोलने समझने से कासर बेहोशी के आलम में जा चुकी थी। इसके बाद मुझे नहीं इलम क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं लौंज के सोफे पर पड़ी थी। अतिया और अम्मी मेरे इर्द गिर्द मौजूद थी। क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक हो ना? मुझे होश में आते ही देखकर अम्मी तो जैसे जान की में जान आ गई थी। उन्होंने प्यार से मेरा रुखसार सहलाते हुए मुझसे सवाल किया। मैंने जहन पर जोर डालते हुए धीरे धीरे पूरी आंखें खोली और फिर उठकर बैठने की कोशिश की तो सामने सोफे पर नज़र पड़ते ही मेरी आंखें फैलने लगी। सनोबर बेटा देखो, अमर आया है। उन्होंने सामने ऑफ लाइट पिंक शर्ट और ब्लैक कोट पर पैंट में मलबूस शख्स की तरफ इशारा करते हुए मुझे बताया, जो अभी भी मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। अब मैंने दानिस्ता तौर पर इसके साथ सोफे पर बैठे दूसरे शख्स को देखा कि आखिर वो कौन है। माँ ने मेरी निगाहों का ताक़ब में देखा तो फिर बोली, ये वजदान है, तुम्हारे अमेरिका वाले मामू का बेटा। बता रहा था कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पाकिस्तान घूमने या फिरने आया है, तो सोचा आज यहाँ भी चक्कर लगा ले। और देखो मौसम को भी आज ही ख़राब होना था। तुम भी ठीक हो तो उठो, वजदान को अपने बाबा का कोई सूट निकाल दो। और अतिया तुम ज़रा मेरे साथ किचन में आकर हाथ बटाओ। अम्मी की बात पर मैं गहाँ अमर को देखा जिसकी निगाहें इस वक्त मुझे बहुत कुछ बावर करवा गई थी। लेकिन मैं खामोशी से उठी और अब्बा की अलमारी से एक स्याह रंग का सूट निकालकर वजदान को दिया। चेंज करने के बाद बालों को सेट करके वो वॉशरूम से निकला था और वो स्याह रंग के कुर्ता शलवार में और भी खुरबरू लग रहा था। मेरा तो दिन तो सोचो कि नज़र हो गया। रात खाने के बाद अब्बा और अम्मी ने वजदान को रोक लिया था कि अब वो चंद रोज़ हमारे साथ ही रुके, क्योंकि मामू तो बाहर सेटल होने के बाद वहीं के होकर रह गए थे। बच्चे जवान हो गए, लेकिन इन्हें वो कब यहाँ लाए थे। अब वजदान दोस्तों के साथ आया था और जब ये बात मामू को अम्मी ने बताई तो अम्मी ने ही मामू को कहा कि इसे कहना हमसे ज़रूर मिलने आए और जब तक जहाँ है हमारे पास ही रुके। फ़िलहाल तो वो अपना सामान नहीं लाया था, बस मिलने ही आया था, लेकिन अम्मी के इसरार पर इसने हामी भर ली थी कि वो कल ही होटल से अपना सामान लेकर जहाँ शिफ्ट हो जाएगा। रात खाने के बाद मैं अम्मी के कहने पर आमर के कमरे में चाय देने गई थी, जो कि ऊपर छत था। दरवाज़ा आध खुला था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अम्मी, मुझे सनोबर से शादी नहीं करनी। आप बताएं, आप इनकार करेंगी या मैं खुद करूं? ये बात सुनते ही मेरे हाथ से चाय का कप और ट्रे छूट कर फर्श पर जा गिरे थे। आमर ने फ़ौरन से मुड़कर देखा और दरवाजे में मुझे खड़े देखकर इसकी आंखों में एक हकारत सी थी। मैं रोते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई। अम्मी ने बहुत पूछा क्या हुआ, लेकिन मैंने ज़बान ना खोली। बेहतर है कि खुद ही शादी से इनकार कर दो, क्योंकि मैं तुम जैसी सांवली रंगत वाली लड़की को हम सफ़र नहीं बनाऊंगा और तुम जैसे किरदार की लड़कियों को बीवी बनाना आंखों देखे मक्खी निगलने के बराबर है।
वैसे भी मैं तुम्हारी बहन अतिया को पसंद कर चुका हूँ और इसी से शादी करूँगा। अगले रोज़ ही आमर ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि घर पर कोई नहीं था। अतिया अपनी दोस्त की तरफ गई थी, अब्बा ऑफिस और अम्मी हमसाई की तरफ थी। वजदान अपने कमरे में ही था जो ऊपर आमर के कमरे के साथ था। मैं अपने कमरे में थी जब आमर मुझे ये बात कहने आया था। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने इस रोज़ के बारे में इसके शकूक दूर करने चाहे, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। खुद इनकार करोगी तो शायद बुरा महसूस ना करो, लेकिन मैंने इनकार किया तो साथ वजह भी सबको बताऊंगा जो तुम्हें बुरी लगेगी। इसलिए आज ही इस शादी से इनकार कर देना। वो अपनी बात कह के जा चुका था और फिर अम्मी के आते ही मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया और वो अंगूठी जो मुनज़्ज़ा आंटी ने मुझे पहनाई थी उतार कर अम्मी की हथेली पर रख दी। इनके पूछने पर कोई वजह ना बताई। उन्होंने बहुत पूछा कि आखिर कोई तो वजह होगी रिश्ता ख़त्म करने की। हाँ है वजह, वो ये कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। बस इस बहस को यहीं समेटें और कोई रिश्ता देखें। मैं आपको मना नहीं करूँगी। अम्मी का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी जब भी दूसरे रिश्तों की ऑफ़र कर दी। बड़ों की रजामंदी से आमर का रिश्ता अतिया से तय हो चुका था और वो भी इस बात पर बहुत खुश था और अतिया भी, क्योंकि अतिया भी ऐसा ही चाहती थी। अम्मी ने आंटी से माजरत की, लेकिन वो तो अपनी जगह शर्मिंदा थी क्योंकि आमर इन्हें पहले ही सारी बात बता चुका था। वो खामोश थी, लेकिन ये सब बातें अम्मी के इल्म में कहाँ थीं। यूँ एक बार फिर मुझे देखने वालों का सिलसिला शुरू हो गया और पहले की तरह अब भी 3-4 लड़के वाले आए, लेकिन मुंह पर ही इनकार करके चले जाते। अब तो मैं इस सब से तंग आ चुकी थी क्योंकि कम्प्लेक्स का शिकार हो चुकी थी। मेरा रंग सांवला था, ये बात तो मैं बचपन से ही जानती थी, लेकिन मुझे इस बात पर इतराज़ नहीं था कि ऐसा क्यों है कि बाकियों की सफ़ेद रंगत मुझ पर फुकियत रखती है। लेकिन लोगों ने शुरू से ही मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला करने की शदीद कोशिश की और इन दिनों तो मेरे दिल को बुरी तरह ठेस पहुंची थी और मैंने अम्मा से साफ कह दिया था कि बस अब मुझे नहीं शादी करनी। ये शादी वादी छोड़ें, ये सब कुछ। मगर वो कहाँ मानी थी। वालिदैन तो हमेशा अपनी बेटियों को अपने घरों में आबाद देखना चाहते हैं। सनोबर मेरी जान, तुम फिक्र क्यों करती हो? हम जानते हैं ना, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, हीरा है हीरा। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाते हुए बहुत लाड से कहा। हालांकि मैं जानती थी कि अंदर ही अंदर मुझसे ज़्यादा इन सब बातों की वजह से परेशान है, लेकिन मुझ पर उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर ही कब की थी। आखिर एक माँ जो थी। हीरा मत कहें आप मुझे। हीरा होती तो यूँ बार बार ठुकराई न जाती और हीरे की चमक और खूबसूरती से आप अपनी बेटी अतिया को तुम शाबत दे सकती हैं, लेकिन मुझ जैसी सांवली रंगत वाली लड़की का और हीरे का भला क्या जोड़। मैंने अपना दर्द कहाँ अंदर रखा था। साफ साफ कहती इस माँ का जिगर भी छलनी कर गई थी जिसने मुझे जाना था। मैं भले ही सांवली रंगत थी, लेकिन इसके तो जिगर का टुकड़ा थी। कितनी बार रिजेक्ट किया गया था, इतनी बार इनका भी दिल टूटा होगा, जिगर छलनी हुआ होगा, लेकिन मुझे फ़कत अपना दर्द दिखाई दे रहा था। सनोबर, ये क्या बात कर दी तुमने? वाकई हीरे का और तुम्हारा क्या जोड़, क्योंकि मेरी बेटी तो हीरे से कहीं ज़्यादा कीमती और अनमोल है। आम लोगों को इसकी कदर ही क्या मालूम होगी। पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, साबर शाकर और सबसे बड़ी बात नरम दिल और एहसास रखने वाली। इतनी खूबियाँ एक साथ भला किसी में होंगी? माँ को जैसे बेसाख्ता ही मुझ पर प्यार आया तो आंखों में नमी उतर आई। मैं हैरान सी इन्हें देखने लगी और कुछ कहती कि आमर फ़ौरन ही बोल पड़ा। आंटी, अपनी औलाद तो हर किसी को प्यारी लगती है ना, ख़ास कर माएँ। कोई खूबी ना भी हो तो आपको अपनी औलाद में हज़ार खूबियाँ गंवा देंगी। आमर को यहाँ 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। मेरे 3-4 रिश्ते आ चुके थे, वो भी सब कुछ देख चुका था। वो सुर्ख सफ़ेद रंगत का मालिक था, तीखे नैन नकोश के साथ एक वजिया मर्द और कामयाब बिजनेसमैन था। हाँ अमर बेटा, ठीक कहा तुमने। एक माँ अपने औलादों के ऐबों पर पर्दा डालती है और इसकी ना नज़र आने वाली हज़ार अच्छाइयाँ गंवा दे सकती है, और वो अच्छाइयाँ वो देखती है तभी तो गंवाती है। लेकिन बात यह है कि माँ की निगाहों और ज़माने की निगाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुझे पता है कि मेरी बेटी में ये सारी खूबियाँ हैं और घर बसाने में सिर्फ लड़के की सफ़ेद चमड़ी का होना ज़रूरत नहीं, बल्कि इन्हीं सारी खूबियों के साथ ही तो घर बसाए जाते हैं। अगर लड़की में सिर्फ एक यही खूबी हो कि इसका रंग गोरा है, बाकी कुछ नहीं, तो वो शादी फ़कत समझौते पर ही चल सकती है। मेरी माँ ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहा और इसने एक उम्र गुजारी थी। अरे आंटी, आजकल लोग यही देखते हैं और देखें कितने ही गाराबाद हैं। मर्द अपने लिए खूबसूरत औरत का इंतखाब ही करता है जो इसके हमकदम चलती हुई भी अच्छी लगे। आमर की निगाहें मुझ पर थी। मैं इसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि मैं फुप्पो की बात से इत्फाक करता हूँ। वहाँ गोरी रंगत वाली बेशुमार लड़कियाँ हैं जो अपना घर नहीं बसा पाती।
बिल्कुल घर बसाने की एक औरत की सफ़ेद रंगत नहीं बल्कि अम्मी जही खूबियाँ चाहिए। वजदान भी वहाँ मौजूद ये सब सुन चुका था। इसने अमर की बात की तरदीद करते हुए अम्मी की बातों से इत्फाक किया था। मुझे बिल्कुल ऐसी ही हमसफ़र चाहिए थी जिसमें ये तमाम खूबियाँ हों, क्योंकि मुझे सफ़ेद रंगत में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी सनोबर की रंगत सांवली है तो क्या हुआ, इसके सांवले रूप में भी खुदा ने कशिश रखी है। मैं आपकी बेटी को अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ फूफो। अगर आप राज़ी हैं तो मैं अपने पेरेंट्स को बुलवा लेता हूँ, वो बाकायदा तौर पर खुद आपसे रिश्ते की बात कर लेंगे। ये तो मेरा प्रपोज़ल है जो मैंने आपकी बेटी और आपके सामने रखा है। वजदान ने सबके सामने मुझे अपनाने की बात की थी, और मर्द तो वही होता है जो इतनी जुर्रत रखता हो कि एक औरत को सबके सामने हर अच्छाई, बुराई, खूबी, खामी के साथ कबूल करे। मैं साकत बैठी इसे देखती जा रही थी कि वो होश में तो है, क्या वो जानता है कि वो क्या बात कर रहा है। मैंने जज्बाती पेन में ये फैसला नहीं किया, बल्कि सोच समझ कर ये फैसला कर रहा हूँ। वजदान ने मेरी हैरत देखकर फिर से लब वाह किए। मुझे यकीन दिला सके कि वो मुझे दिल से अपनाने को तैयार है। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। मैंने भी आमर को देखकर वजदान के प्रपोज़ल को कबूल कर लिया था, जिसके तसरात तो मारे जलन के कुछ और ही थे। और फिर वालदैन की और मेरी रजामंदी जानने के बाद वजदान ने जल्द ही अपने वालदैन को यहाँ बुलवा लिया था। शादी की तैयारियां कुछ तो पहले से थी और बाकी की तैयारियां भी कर ली गई, और अगले महीने ही अतिया और मेरी एक साथ रुखसती हो गई। बहुत खुश हूँ कि मेरा इंतखाब बहुत खूबसूरत है। शायद तुम्हारा मलाप ही मुझे यहाँ पाकिस्तान खींच लाया था। वजदान ने अपने लबों से मेरी जबीं पर मोहब्बत की मोहर सबत करते हुए मुझे दिली तौर पर कबूल करने का अंदिया दिया था। आपसे ज़्यादा ये खुश नसीबी मेरे हिस्से में आई है कि मैं इन आम लोगों के ठुकराए जाने पर खुद को बेमोल समझ बैठी, मगर मेरा पिया तो 7 समंदर पार था, जिसे वक्त आने पर खुदा ने मेरी तरफ भेज दिया। जवाब में मैंने भी मोहब्बत पाश निगाहों के एहसार में लेते हुए इसे अपने दिली जज्बात कहे। वैसे मैं तो इस रोज़ ही तुम पर दिल हार बैठा था, जब बारिश में भीगते हुए तुम मेरी बाहों में झूल रही थी। मशरकी हुसन ने मेरा दिल पहली बार में ही अपने नाम कर लिया था। वजदान का इंकशाफ मुझे खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गया था, और मैं फिर से इस पहली मुलाकात के सहरंगेज़ लम्हात में गुम होना चाहती थी, मगर वजदान ने ऐसा होने नहीं दिया। अब तो वह मेरे पास पूरे का पूरा मेरा था, और यही एहसास हर एहसास पर हावी होकर मुझे अलग ही सरशारी में मुब्तला कर गया। मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने एक तवील सब्र आजमा इंतज़ार के बाद मुझे एक खूबसूरत मर्द से मिलवा दिया था। खुदा ने मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब किया था। वजदान ने मेरा पासपोर्ट बनवाया और फिर मुझे अपने साथ ही अमेरिका ले आया। शादी को चंद साल बीत गए। हमारे आंगन में एक खूबसूरत कली जनी एक बेटी अनोशे है और एक फूल सब्दैन है जो घर भर की रौनक है। वालदैन हजात नहीं रहे। वालिद साहब की बरसी पे पाकिस्तान चक्कर लगा, जहाँ अतिया से भी मेरी मुलाकात हुई, जो ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। पूछने पर इसने सारे इल्ज़ामात आमर और मनज़ा आंटी के सर थोप दिए कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं और इसका ख्याल नहीं रखते। रिश्तेदारों से इल्म हुआ कि अतिया ना तो ढंग से घर को संभालती है, ना ही शोर और सास का अच्छे से ख्याल रखती है। मुझे आमर की निगाहों से आज शर्मिंदगी झलकती हुई महसूस हुई, जैसा वो कह रहा हो कि अदीला आंटी ठीक ही तो कहती थी। सफ़ेद चमड़ी के साथ साथ घर बसाने के लिए लड़की में और बहुत कुछ देखना पड़ता है, जो इनकी सांवली बेटी के पास था, और इसने अपने शोहर और ससुराल वालों को बहुत खुश रखा हुआ था, जो इसे अपनी बेटियों से ज़्यादा चाहने लगे थे। आमर की आंखों में आज इस सांवली लड़की को ठुकराने का साफ साफ पछतावा दर्ज था। मुनज़्ज़ा आंटी भी परेशान थी। मैंने अतिया को बड़ी बहन के तौर पर अपने पास बिठाया और कहा कि वो अपने रिश्तों को वक्त और प्यार दे, और ज़िम्मेदार हों तो अच्छे से निभाए, तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने इसे समझाया, जो कि मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन फितरत कब बदलती है। मैं बस इसके लिए दुआ गो हूँ कि अपने घर को खुश रखे, क्योंकि इसे तो अपनी सफ़ेद रंगत पर तकब्बर था। हम लोग वापस अमेरिका आ गए हैं और आज सांवली रंगत पर कोई मलाल नहीं रहा, क्योंकि मेरा शोहर इस सांवली रंगत के बावजूद मुझे बहुत चाहता है। वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं भी इस पर जान निछावर करती हूँ। सब घर वाले मुझे अपनायत का एहसास दिलाते हैं, और मैं भी एहसास और मोहब्बत से इस घर की दरो दीवार और रिश्तों को मज़ीद मजबूती बख्श चुकी हूँ। रिश्ता बनाने के लिए रंग को बुनियाद बनाने के बजाय लड़की के किरदार और दीगर खूबियों पर गौर कर लें, तो शायद हम अपने आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर इंतखाब करेंगे।